नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के। कहानी का नाम है कैसे एक भिखारी बना करोड़पति। चलिए कहानी आपको बताते हैं। ये इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसका नाम ऐसा है। दोस्तों, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बचपन में भीख मांगा करता था और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर 40 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वे न सिर्फ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, बल्कि 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। किस तरह उसकी जिंदगी का सफर रहा, कैसे उसने परिस्थितियों से लड़कर सफलता के शिखर को छुआ, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य के बारे में। जी हाँ, रेणुका का जन्म बेंगलुरु के समीप एनेकाल तालुक के गोपासद्र गांव में हुआ था। उनके पिता राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, किंतु इससे उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती थी। अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य से मिलने वाले पैसों पर निर्भर थे, लेकिन इन पैसों से गुजारा नहीं हो पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करते थे। उनकी मदद के लिए रेणुका भी उनके साथ होते थे। भिक्षा में लोग उन्हें चावल, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज दिया करते थे, जिसमें से घर की आवश्यकता अनुसार कुछ अनाज छोड़ शेष को बाजार में विक्रय कर प्राप्त पैसों से अपना घर चलाते थे। दोस्तों, बात करेंगे रेणुका के शिक्षा दीक्षा के बारे में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उनके परिवार का निर्वाह बड़ी ही मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। इसलिए जब रेणुका 6वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्मरोगी व्यक्ति के घर उसकी सेवा करने के काम में लगा दिया। दोस्तों, रेणुका उस समय बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उसके शरीर पर मलहम लगाया करते और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई थी। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अपना सारा काम समाप्त कर वे स्कूल भी जाते थे और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते थे। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहां 1 वर्ष तक का सफर तय किया और कार्य किया। दोस्तों, 1 वर्ष उपरांत उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और दूसरा रात 8 बजे। दिन में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका दिमाग किसी तरह भोजन का जुगाड़ करने की सोच में डूबा रहता था और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह, अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ हित जाता देख रेणुका वेद और संस्कृत ध्यान से पढ़ने लगे ताकि उनके साथ पूजा पाठ में जा सके और वहां जाकर भरपेट भोजन कर सके। दोस्तों, कहते हैं भूख बहुत बड़ी चीज है, पेट के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं लोग। चलिए, बातें तो करते रहेंगे लेकिन अपनी कहानी को आगे बताते हैं आपको। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की बहुत मन गुहार करनी पड़ती थी कि उन्हें वो पूजा पाठ में अपने साथ ले जाएं। उसके लिए उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद भी वे रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। इस तरह उनकी भोजन की समस्या का निराकरण हो गया। लेकिन अधिकांश समय सीनियर का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप 10वीं की कक्षा में फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई।
और फिर पढ़ाई छोड़कर वे घर वापस आ गए और काम की तलाश करने लगे। दोस्तों, सबसे पहले उन्हें एक मैकेनिकल फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 वर्ष वहां काम करने के उपरांत वे एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइस मेकिंग कंपनी में। उसके बाद उन्हें कैमरा कंपनी एडलेप में स्वीपर का काम मिला। दिमाग तेज होने के कारण उन्होंने वहां रहते हुए प्रिंटिंग का भी काम सीख लिया। वहां वे 3 वर्ष तक कार्य करते रहे, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ संदिग्ध गतिविधियों में घसीटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रेरणादायक है। कहानी सुनने के बाद अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहानी, आखिर रेणुका आराध्य के जीवन में इतनी परीक्षाएं चल रही हैं, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की, चलिए आपको बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेंडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ कर दिया। वह सूटकेस, वैनिटी बैग, एयर बैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने उस कंपनी में हेल्पर की हैसियत से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन वे अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। कुछ पूंजी लगाकर उन्होंने सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर घर जाकर सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर सीते, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। फिर से खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपए वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा दिया। इस कार्य को करते हुए ही 20 वर्ष की आयु में रेणुका ने विवाह कर लिया। उनका मानना था कि शादी उन्हें और जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाला वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए रेणुका की पत्नी भी एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए रेणुका स्वयं नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उसकी देखभाल करने का काम करने लगे। दोस्तों, सफर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए आपको बताते हैं, कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक उनमें अभी भी कायम थी। इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया, लेकिन उनकी जेब में न तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे, न ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर और अपनी पत्नी के भाई से कुछ रुपए उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद जब उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों से एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब कोई उन्हें ड्राइवर के काम पर नहीं रखेगा, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश शेट्टी ने उन पर भरोसा जताया और अपनी ट्रैवल एजेंसी में उन्हें काम दिया। दोस्तों उन्होंने उनमें आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेणुका पूरी मेहनत से वहां काम फिर से करने लगे। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर बनकर रहेंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे कस्टमर्स का उन पर भरोसा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में पलट कर बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य करना चाहिए तो पूरी दृढ़ता से करनी चाहिए और फोकस हमेशा सामने होना चाहिए।
दोस्तों कुछ वर्षों के बाद उन्हें नेहरू ट्रेवल्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर था। रेणुका ने इस अवसर को भी हाथों हाथ लिया। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा से उन्होंने यह कार्य किया और 4 साल वहां काम करने के दौरान 200 से 300 डेड बॉडी का पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन किया। सिटी सफारी कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद में वे दूसरी ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे, जहां उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप दिया करते थे। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे। इन्हीं जमा पैसों से तथा कुछ अपनी पत्नी के पीएफ के पैसों से उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर 2001 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोल ली। यह कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और वे इसके मैनेजर बना दिए गए। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका के हौसले बुलंद थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिका खरीदी। फिर 1.5 वर्ष के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। स्पॉट सिटी टैक्सी का काम करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करते जा रहे थे। रेणुका आराध्य जो अब तक जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, उन्होंने कैसे की प्रवासी कैब्स की स्थापना, आइए वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर्स की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अवसर ने फिर से उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें यह जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही है। अवसर को भांपकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियां बेच दी और मार्केट से कुछ उधार लेकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। दोस्तों यह कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम के साथ ही व्यवसायी के तौर पर उनके एक नए सफर का आगाज हुआ। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम पूर्णतः बंद कर दिया और कारपोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। कारपोरेट को गाड़ी देने के कई लाभ थे। एक तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, फिर इसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और साथ ही उनकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोर्ट मिला। सबसे पहले उन्होंने अमेज़न इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर्स और 4 गाड़ियां थी। अमेज़न इंडिया ने भारत में बहुत तेजी से प्रगति की और 7 प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियां 4 से 300 हो गईं। बंगलुरु के बाद उन्होंने उसके चेन्नई में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। वहां उनकी 275 गाड़ियां चलती है। दोस्तों शुरू में वे अमेज़न इंडिया से ही जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनी का काम का एक्सपेंशन प्रारंभ किया, जिसमें कई नामी गिरामी कंपनी जैसे गूगल, जनरल मोटर्स, वॉलमार्ट आदि उनकी क्लाइंट्स बनी। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों की समय संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखती है ताकि उनका विश्वास बनाए रख सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है कि जहां नई कंपनियां मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गईं, वहीं प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ती रही। दोस्तों रेणुका आराध्य ने अपनी मेहनत और लगन से आज अपनी कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ का है। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों कौन सोच सकता है कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं भी फेल था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा।
लेकिन रेणुका आराध्य ने ये साबित कर दिखाया है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप में कुछ गुजरने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आप उसे पाने के सपने देखें, सही योजना बनाएं और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज की कहानी हमारी इतनी सी थी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम इतना कहना चाहेंगे, आपको रेणुका आराध्य प्रवासी कैब सक्सेस स्टोरी कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा भरी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूँगी, हम अगले दिन ज़रूर आएंगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंतज़ार करिए। बाय बाय, गुड डे।